अक्सर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है HSAB प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन ऑफ HSAB, यानी HSAB जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, उसके जो अनुप्रयोग हैं, या हम कह सकते हैं दूसरा उपयोग जो है वो क्या क्या है। और इसके एप्लीकेशन से हर बार एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल ईयर के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आज हम देखेंगे एक एक क्वेश्चन को किस तरह से वो पूछता है, एप्लीकेशंस कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनसे क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला एप्लीकेशन लेते हैं इसका, संकुलों का स्थायित्व। एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिससे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि HSAB सिद्धांत के द्वारा किस प्रकार हम संकुलों के स्थायित्व को पहचान कर सकते हैं, या संकुलों के स्थायित्व को बता सकते हैं कि ये अधिक स्थायी है और ये कम स्थायी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, HSAB जो सिद्धांत है उसके अंदर हम ये मानते हैं कि कोई संकुल है, कोई कॉम्प्लेक्स है, जैसे हमने कहा AB कोई कॉम्प्लेक्स है और ये A और B से मिलकर बना हुआ है, यानी कि A अम्ल हो गया और B क्षार है। A अम्ल हो गया और B क्या हो गया, क्षार हो गया, बेस हो गया। यानी कि A और B अम्ल क्षार हैं जिनसे कि AB एक कॉम्प्लेक्स है, संकुल यौगिक है जिसका निर्माण हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, अब यदि हम इसको इस तरह से एक रिएक्शन के रूप में देखें, इसका निर्माण कैसे है, तो हम ये कहें कि जैसे आपका कहा कि A और B आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके AB संकुल का निर्माण करते हैं, AB कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सपोज हमने ये जो एसिड बेस है इसको लुईस एसिड बेस कह दिया, जैसे इसको हमने लुईस एसिड कह दिया, इसको लुईस बेस कह दिया, तो ये हमारा हो गया वही लुईस एसिड और ये हो गया हमारा लुईस बेस। तो वही हमने अभी कहा था कि अम्ल क्षार से मिलकर एक AB कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है, और ये जो संकुल है ये स्थायी होगा या अस्थायी होगा, इसका निर्धारण हम HSAB के द्वारा कर सकते हैं, वो स्थायी है या फिर अस्थायी है। अब इसके लिए क्या है, हम ये कह सकते हैं कि AB संकुल जो है यह कब तो स्थायी होगा और कब अस्थायी होगा, या कब ज्यादा स्थायी होगा और कब कम स्थायी होगा। तो हम कह सकते हैं कि AB संकुल जो है ये तब जाकर सर्वाधिक स्थायी होगा जब ये कठोर कठोर या मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया के निर्माण से बना हुआ हो। किससे बना हुआ हो, पारस्परिक क्रिया से बना हुआ हो। जैसे हम कहें A जो है ये आपका हार्ड एसिड हो गया और B अगर हार्ड बेस है तो ये स्टेबल होगा। क्या होगा, स्थायी होगा, स्टेबल होगा। और यदि ये ही संकुल जो है किससे बना हुआ है, ये संकुल हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस के द्वारा बना हुआ है, इसके द्वारा, सॉफ्ट बेस के द्वारा बना हुआ है। देखो लुईस एसिड, एसिड हमने इसको कहा है लेकिन यहां पर कह दिया हार्ड एसिड और हार्ड एसिड, यहाँ हार्ड बेस है, यहाँ सॉफ्ट बेस है। हमने पढ़ा हुआ है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस क्या होते हैं पहले क्लासिफिकेशन में। तो ये संकुल स्टेबल कब होगा, ये स्टेबल तब होगा जब ये कठोर कठोर या मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया से बना है, यानी कि ये हार्ड एसिड हार्ड बेस से बना है तो स्टेबल होगा। और यदि ये हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस से बना हुआ है जो मैंने ऊपर तरफ किया है तो ये अनस्टेबल होगा, यानी कि अस्थायी होगा। और ये क्या हो गया, स्थायी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि संकुलों के स्थायित्व को HSAB के द्वारा समझाया जा सकता है यदि किसी संकुल का निर्माण कठोर कठोर या मृदु मृदु पारस्परिक या अम्ल क्षार से बना हुआ है या निर्माण हुआ है तो वो स्थायी होगा। और यदि वो
ऐसा नहीं कर रहा है तो वो अस्थाई की श्रेणी में चला जाएगा। यानी जैसे हमने कहा कि AB जो है ये कॉम्प्लेक्स है और ये यहाँ पर क्या है, सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस से बना हुआ है, तो भी ये कैसा होगा, अस्थाई हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। यदि हम ये कह दें यहाँ पर कि AB जो कॉम्प्लेक्स है ये हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस से बना हुआ है, तो भी ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। स्थाई कब होगा, जब हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ संकुल का निर्माण करेगा, और इसी तरह से सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ जब निर्माण करेगा तो स्थाई होगा। तो आपको कंडीशन समझ में आ गई स्थायित्व की, कि संकुल का स्थायित्व HSAB के द्वारा कैसे समझा सकते हैं, कि जब कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ क्रिया करके संकुल बना रहा है, या फिर मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ क्रिया करके संकुल का निर्माण कर रहा है, तो वो स्थायी होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि जैसे सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस है तो अस्थायी होगा, और यहाँ पर हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस है तो भी वो अस्थायी की श्रेणी में चला जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि संकुलों के स्थायित्व को HSAB से कैसे समझा सकते हैं। एक प्रॉपर एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर हम संकुल के स्थायित्व में, और इसी तरह से वो क्वेश्चन डालता है एग्जाम के अंदर कि ये ऐसे है स्थायी है और ये अस्थायी है, क्यों, कारण बताइए। तो फिर आपको वो HSAB से समझाना होगा। ठीक है, तो देखो हम एग्जांपल ले लेते हैं AgF2 माइनस या AgI2, हमने एग्जांपल ले लिया प्रॉपर एग्जांपल AgI2 माइनस, या इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करें तो ऐसे लिख सकते हैं, या सिंपल भी माइनस दे सकता है। AgI2 माइनस स्थायी है जबकि AgF2 माइनस, इसको भी आप ऐसे ले सकते हो, अस्थायी। AgF2 माइनस अस्थायी है, क्यों। आप सपोज एक क्वेश्चन ही दे दिया आपको कि सिल्वर आयोडाइड का जो कॉम्प्लेक्स है AgI2 जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल है, जबकि AgF2 माइनस अस्थायी है, क्यों। क्वेश्चन डाल दिया एग्जाम के अंदर, और इसी तरह से वो क्वेश्चन डालता है HSAB एप्लीकेशन से 101% क्वेश्चन पुटअप होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। कंफर्म है ये, डेफिनेट। तो एक एक एप्लीकेशन अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर संकुलों के स्थायित्व में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि AgI2 माइनस स्थायी है जबकि AgF2 माइनस अस्थायी है, क्यों। तो देखो यहाँ पर हमें इसकी रिएक्शन पर गौर करना होगा कि ये कैसे बन रहा है, दोनों का निर्माण कैसे हो रहा है। तो देखो मैं पहले लिख लेता हूं AgI2, ये जो है इसका निर्माण हो रहा है यहाँ पर Ag प्लस प्लस I माइनस के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, हम 2 ले लेंगे, AgI2 है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होगा AgI2 माइनस, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स है AgI2 का, इसके अंदर इस Ag की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑलरेडी +1 में है, क्योंकि यहाँ +1 है तो कॉम्प्लेक्स में भी वही ऑक्सीकरण अंक होगा जो कि यहाँ पर दिख रहा है रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक निकालना सबको आता है, मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो इसकी निकालनी है सिल्वर की, तो इसको x मान लेते हैं, या यहीं पे निकाल देता हूँ मैं नीचे, इसको x मान लिया, प्लस आयोडीन पे -1 होता है, 2 है तो -2 इज इक्वल टू -1, बराबर के बाद कॉम्प्लेक्स का साइन है जो आएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा x -2 इज इक्वल टू -1, या हम क्या कर सकते हैं x इज इक्वल टू, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो गया 2 -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस का 1। और यही हमने अभी लिखा था कि जो सिल्वर है उसकी कॉम्प्लेक्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अभी भी +1 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब देखो AgI2 माइनस का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके अंदर क्या है, हमें देखना है कि Ag प्लस जो है ये क्या है और I माइनस जो है वो क्या है। अब देखो यहाँ पर बात करें तो Ag प्लस जो है
ये सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट एसिड यानी मृदु अम्ल है ये। क्या है ये? मृदु अम्ल, यही होगा। अब सिल्वर प्लस मृदु अम्ल है, ये कह रहा है I2 स्थायी है, तो इसका मतलब सीधा सा है सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ काम करेगा। तो I माइनस हमारा क्या हो गया? सॉफ्ट बेस, यानी कि मृदु क्षार। क्या हो गया? सॉफ्ट बेस हो गया, मृदु क्षार हो गया। अब देखो ये जो सॉफ्ट एसिड है Ag प्लस, जब हमें एक चीज पता चल गई कि सॉफ्ट एसिड है तो ये सॉफ्ट बेस के साथ स्टेबल होगा, ये ऑलरेडी कह रहा है स्टेबल है। तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ स्थायी होगा, तो ये मृदु क्षार हो गया I माइनस, और Ag प्लस मृदु अम्ल है। तो हमें पता है पहले से कि HA भी कहता है कि जब समान पारस्परिक क्रिया होता है कठोर कठोर के साथ और मृदु मृदु के साथ, तो देखो मृदु मृदु के साथ क्रिया हो रही है, मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ क्रिया करके AgI2 माइनस बना रहा है, इसलिए ये क्या है? स्थायी है। कैसा है? स्थायी है। जबकि दूसरी रिएक्शन हम देखें, एग्जांपल दूसरा इसी के अंदर, ये जो कह रहा है AgF2 माइनस अस्थायी है, ऐसा क्यों है? तो देखो इसको भी हम रिएक्शन से ही देखते हैं। देखो AgF2 माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा? F माइनस, तो यहाँ पे भी 2 ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? AgF2 माइनस। अब देखो यहाँ पर AgF2 माइनस बन रहा है, इसमें भी सिल्वर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अभी भी +1 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। उसी तरह से F पे -1 होता है, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये अस्थायी है, तो हमें देखना होगा कि Ag तो हमने अभी अभी देखा है, Ag क्या है? Ag हमारा यहाँ पर सॉफ्ट एसिड है, मृदु अम्ल है। क्या है? मृदु अम्ल है। और ये जब मृदु अम्ल है हमारा, तो ये क्या है यहाँ पर? F माइनस जो है, हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा हुआ है कि F माइनस क्या है? कठोर क्षार होता है। क्या होता है? हार्ड बेस होता है, क्योंकि नेगेटिव आयन होता है, आकार छोटा होता है, तो स्मॉल साइज एनायन क्या होते हैं? कठोर बेस होते हैं। ठीक है। अब ये कठोर बेस हो गया Hb, ये F माइनस, तो क्या है? समान पारस्परिक क्रिया हुई क्या? ये यहाँ पर मृदु अम्ल, और ये जो है कठोर क्षार, कठोर क्षार। तो देखो यहाँ पर पारस्परिक क्रिया समान नहीं हो रही है, कठोर कठोर के साथ मृदु मृदु के साथ ऐसा नहीं है, मृदु कठोर के साथ है, जो कि हम पहले देख चुके हैं कि कठोर मृदु जब क्रिया होती है तो अस्थायी होता है। तो इसलिए कहा गया है कि AgF2 जो है वो अस्थायी होता है, क्योंकि ये सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के संयोग से बना है। AgF2 माइनस कॉम्प्लेक्स सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के संयोग से बना है, इसलिए ये अस्थायी है। जबकि AgI2, ये हमने अभी देखा था रिएक्शन में, ये सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के संयोग से बना है, तो समान क्रिया हो रही है यहाँ पर, इसलिए ये स्थायी होता है। ठीक है। तो इस तरह से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको देखना है कि वो समान समान पारस्परिक क्रिया हो रही है या डिफरेंट है। अगर हार्ड हार्ड के साथ है तो स्थायी होगा, हार्ड एसिड हार्ड बेस, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, ये कंडीशन यदि है तो वो स्टेबल होगा। क्या होगा? स्थायी होगा। अगर उल्टा हो रहा है, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस है और सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस है, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं हार्ड एसिड और इधर, और ये ऐसे हो रहा है, यानी कि हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के साथ और सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के साथ है, तो ऐसी जो क्रिया होगी वो कैसी होगी? अनस्टेबल होगी। यानी कि कॉम्प्लेक्स को हम बता सकते हैं कि कब स्थायी होगा और कब अस्थायी होगा। अगर समान क्रिया है, हार्ड एसिड हार्ड बेस सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। यदि हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है या सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के साथ हो रहा है, तो वो अस्थायी होगा, जो कि एग्जाम्पल भी हमारा स्पष्ट हो जाता है। ठीक है। ये
दूसरा एप्लीकेशन हम देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ही होता है, यहाँ से क्वेश्चन तक होने के चांसेज हैं कि उभय दंतुक लिगैंड जो है उसके कोऑर्डिनेशन का पता लगाया जा सकता है कि उभय दंतुक लिगैंड जो है वो संकुल में किस तरह से उपसह संयोजी बंध बना रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, उभय दंतुक लिगैंड के संकुल में उपसह संयोजन का अनुमान उपसह संयोजन का अनुमान, यानी कि उभय दंतुक, सबसे पहले देखो इस एप्लीकेशन जो है दूसरा, इसके अंदर हमें देखना है उभय दंतुक लिगैंड क्या है। वैसे तो हम 12th क्लास में पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, वह एक दंतुक लिगैंड, ये मोनोडेंटिक लिगैंड होता है, एक दंतुक लिगैंड जिसमें दो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, उभय दंतुक लिगैंड कहलाता है। उभय दंतुक लिगैंड कहलाता। तो क्लियर है, सबसे पहले हमें उभय दंतुक लिगैंड देखना था, क्या होता है? वह लिगैंड या एक दंतुक लिगैंड, मोनोडेंटिक लिगैंड जिसमें दो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होते हैं। कितने? दो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होते हैं, उसको हम उभय दंतुक लिगैंड या फ्लेक्सिबल लिगैंड भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। अब देखो इसके अंदर हम देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि किस तरह से हम इसका पता लगा सकते हैं कि कब इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग किस प्रकार से संपन्न होगी। जैसे हम कहें, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसको हम इस टाइप में भी ले जाएंगे, फिर यहीं से कन्वर्ट करते हुए। तो देखो सपोज हमने कहा, हाँ उभय दंतुक लिगैंड के एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं, जैसे Cn- एक फ्लेक्सिबल लिगैंड होता है, इसमें ये भी इलेक्ट्रॉन देता है और ये भी, दोनों तरह से होता है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे शो की जाती है, Cn- Nc-, यहाँ कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर है, लिगैंड एक ही है, समावयवता शो करना है। ठीक है। दूसरा आप कह सकते हो CnO, ये भी फ्लेक्सिबल लिगैंड है, NCO- में। आप ले सकते हो HCN, NCS-, ये सारे फ्लेक्सिबल लिगैंड के एग्जांपल हैं, उभय दंतुक लिगैंड हैं। इन सब के अंदर क्या है, एक बार कार्बन दे रहा है या नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ कार्बन दे रहा है या नाइट्रोजन दे रहा है, यहाँ ये सल्फर दे रहा है या नाइट्रोजन दे रहा है। ठीक है, तो ये सारे उभय दंतुक लिगैंड के एग्जाम्पल हो गए। और उभय दंतुक लिगैंड के एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पर क्या है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके द्वारा इसको समझते हैं। जैसे हमने कहा कि CONCS का होल 4-2 एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, CO -2, ये कॉम्प्लेक्स है। और दूसरा जो है वो ये कॉम्प्लेक्स है, PD -2। ठीक है, आपसे कह दिया कि CONCS का होल 4-2 जो कॉम्प्लेक्स है ये स्थायी है, और ये वाला जो है ये अस्थायी है। क्यों? तो देखो इसको हम यहीं पर देखेंगे, यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं कि जो कोबाल्ट है, क्या है? कोबाल्ट।
कोबाल्ट जो होता है यहाँ पर मृदु अम्ल की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? सॉरी, कोबाल्ट जो है वो कठोर एसिड होता है। इसकी रिएक्शन को देखते हैं हम। देखो, CO प्लस NCS माइनस, मत खोलो मत खोलो मत खोलो, बस इतनी रंध, बस बस। देखो, CO+2 जो है, ये CO+2 कोबाल्ट +2 में 4NCS के साथ क्रिया करेगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा CONCS का होल 4-2। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया। अब इसके अंदर हमें देखना है CO+2 जो है ये हार्ड एसिड की कैटेगरी में आ रहा है, कठोर अम्ल है। और CO+2 जब कठोर अम्ल की श्रेणी में आ रहा है और ये स्टेबल है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है इसके साथ बॉन्डिंग हो रही है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है, ये हार्ड बेस की कैटेगरी में आ रहा है। क्या आ रहा है? हार्ड बेस की कैटेगरी में आ रहा है। और हार्ड बेस की कैटेगरी में आने के कारण क्या हो रहा है, हार्ड बेस की कैटेगरी में आएगा तो ये स्थायी हो जाएगा, तो यहां पर ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो है PdHCN का होल 4, ये अनस्टेबल तब होगा जब इसको हम क्या कर दें, इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, यानी कि ये कह दें कि कोबाल्ट के साथ ही बना दें इसको, और इसको भी यहां से चेंज कर दें CONCS, तो ये अस्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि कोबाल्ट यहाँ पर क्या है, हार्ड एसिड है। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, अच्छा इसको उल्टा ही करना है, NCS SCN, तो S जो है यहाँ पर ये क्या है, सॉफ्ट बेस की श्रेणी में आ रहा है। किसकी? सॉफ्ट बेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो कहा जा सकता है इस उभयदंतुक लिगेंड जो है, जिसमें हम अभी एग्जांपल ले रहे थे, यहां पर ये दूसरा, तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे हमने ये लिया था अभी पैडिलियम SCN का होल 4-2, ये था। ठीक है। तो देखो ये भी स्थायी है और ये स्थायी है, लेकिन ये स्थायी कब हो रहा है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु बदल गया, S आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, S आ गया। यहाँ पर, यहाँ कोबाल्ट है, ये हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ स्टेबल बन गया, ये हो गया स्थायी। जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनर है सल्फर, यही होगा। तो देखो यहाँ पर ये जो कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने देखा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ऐसे ही इसके अंदर यदि हम देखें, इसको भी देख लेते हैं नीचे रिएक्शन के द्वारा, इसको इधर लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है PD, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें +2 ही आएगा, प्लस SCN माइनस ये 4 आ जाएंगे, तो क्या बनेगा, PD SCN का होल 4-2, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबको आता है। X प्लस माइनस में 1 पर -1 है, तो 4 का -4 हो गया इज इक्वल टू -2, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x -4 इज इक्वल टू -2, या हम क्या लिख देंगे, इस 4 को उधर ले जाओ तो माइनस से प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 -2, तो x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाए कॉम्प्लेक्स के अंदर, केंद्रीय धातु पाएंगे। अब ये इसके साथ क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर भी देखो PD जो है ये सॉफ्ट एसिड है, क्या है, मृदु अम्ल है, और ये जो SCN है ये आपका सॉफ्ट बेस है। तो SCN के अंदर जो सल्फर है, स्पेशली ये सल्फर जो है सॉफ्ट एसिड का कार्य कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ये दे रहा है सल्फर। तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, ये भी कैसा होगा, स्थायी होगा। तो उभयदंतुक लिगेंड में क्या है, परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन डोनर चेंज हो जाता है, जिसके कारण स्थायित्व जो है इनका होता है।
तो हमारे पास दोनों एग्जांपल हमने देख लिए, CO NCS का ऑल 4-2 और ये PdSCN का ऑल 4-2। तो यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है और यहाँ पर सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है, जबकि लिगेंड एक ही है, थायोसाइनेटो, या इसको हम लिखते हैं NCS-। ठीक है, तो ये होता है आप उभय दंतुक लिगेंड के संकुल में उपसय संयोजन का अनुमान। हम देख सकते हैं कि किस तरह से उपसय संयोजन जो है यहाँ पर संपन्न होगा। CONCS और 4 में नाइट्रोजन डोनर है, यहाँ पर सल्फर डोनर है। तो सल्फर डोनर आ गया तो सल्फर क्या हो गया, यहाँ पर सॉफ्ट बेस हो गया, और PD जो है A+2 में सॉफ्ट एसिड होता है, वर्गीकरण पड़ा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, हार्ड बेस हो जाएगा, और कोबाल्ट जो है हमारा वो हार्ड एसिड, और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये हो जाएगा हार्ड बेस। ठीक है, तो ये थे हमारे दो एप्लीकेशंस जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि किस प्रकार से उपसय संयोजन का अनुमान लगा सकते हैं उभयदंतुक लिगेंड के संकुल में, और पहला स्थायित्व के बारे में कैसे जानकारी ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, स्थायित्व वाला फैक्टर वहां से आ सकता है, हार्ड एसिड हार्ड बेस, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। अगर ये है तो स्थायी होगा, और ये नहीं है तो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन जो है वो ध्यान रखना।